तो आज की क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिटेल से पढ़ेंगे लोग। और ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9th क्लास का पहला नंबर चैप्टर है जो कि बिहार बोर्ड का है। एनसीईआरटी का भी मैंने डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप सभी को घबराना नहीं है, एक एक करके सारे विषय आएंगे। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर डिटेल से पढ़ा दिया हूं। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो जाइएगा उस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ही डिटेल से समझाया था उसको, ठीक है। और उसके बाद अब नाइट में इवनिंग में मैं कोशिश करूंगा एक चैप्टर लेकर आऊंगा इतिहास का, ठीक है। याद रखिएगा इतिहास का एक चैप्टर आप सभी को रात में 8-9 बजे करीब 8 बजे तक आप लोगों को मिल जाएगा एक वीडियो, वहां से आप लोग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को बाहर बैकग्राउंड का नॉइज थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूं, इसी वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देगा। 1-2 दिन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको थोड़ा सा क्लियर कट आवाज़ आएंगे, बहुत बेहतर तरीक़ा से क्लास चलेगा। आज ये क्लास कराना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे और बहुत सारे लोगों का कहना है कि 6th क्लास से पढ़ाया जाए, 6ठे क्लास से पढ़ाया जाए, तो वो भी आएगा, धैर्य रखना है। आज 9th क्लास का पहला चैप्टर पढ़िए, ठीक है। यहाँ सबसे पहले देखेंगे तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लोकतंत्र। पहली बात बताइए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, क्या होता है लोकतंत्र का मतलब, बताइए, आप सभी बताइए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, बताओ क्या होता है लोकतंत्र का मतलब। राजा द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुने राजा, तो देखो राजा उल्टा बोल रहे, सुनो ध्यान से, राजतंत्र ही तो हटाना है। देखो पुराने जमाने में क्या था, पहले के जमाना में राजा का शासन था, है ना। राजा अपनी मनमानी कोई भी कानून ला सकता था, हो सकता कि राजा बेहतर हो तो बढ़िया कानून लाएगा, राजा अगर खराब निकला तो ऐसा कानून थोपेगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसको भाई 2-4 साल बाद हटा दीजिएगा, जब ले मरेगा नहीं, चाहे आप खुद मरिए जाके, चाहे कोई और मरेगा नहीं, तब तक वो हटेगा नहीं हटेगा। राजतंत्र में हट सकता है, या तो खुद मरे या तो कोनो मारे तब ना हटेगा। तो राजतंत्र का मतलब है कि जानता था कि हम परमानेंट है, हमको कोई नहीं हटा सकता, जब हमको मारेगा तब तक हम हट नहीं सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या, उसी का बेटा उसी का पोता, उसी का रिश्तेदार राजा बनेगा, यानी खानदानी चल रहा था। इससे क्या था कि मनमानी कानून आता था, लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी। लोगों ने डिमांड किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी भी बात सुननी चाहिए, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, लोगों की खुद की स्वतंत्रता, बोलने की, घूमने की, रहने की, उसी को बोला जाता है अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। जब कोई भी देश लोग के कहने पर या लोगों द्वारा चलाया जाता है तब उस देश को कहा जाता है कि ये देश लोकतांत्रिक है, यानी लोग इस पर शासन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोग शासन कर रहे हैं, लोग चला रहे हैं, है कि नहीं। अब सुनो ध्यान से, लोकतांत्रिक में भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष, यानी एक डायरेक्ट और एक दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, होता क्या है, जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में सिंपल समझो, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा, सिंपल समझो। जैसे बहुत सारे ऐसे देश है जो कानून बनाने के, जैसे अपना देश समझो, अपने देश का एग्जांपल लो। अपना देश इसमें कानून बनाने के लिए क्या आम जनता कानून बनाता है? कौन बनाता है? नेता बनाता है लो, जो पार्लियामेंट संसद भवन में बैठा हुआ है लो, सांसद लोग बनाता है लो। लेकिन उस सांसद को चुना कौन है, कौन चुन के वहां भेजा है? लोग, जनता भेजिए, है कि नहीं। जनता चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर कि भैया बैठे हुए हो, हमारे लिए कोई कानून ऐसा बनाना कि हमारे भलाई का काम हो सके, है कि नहीं है, समझ रहे ना। तो अब समझो, अब इसमें क्या है, अब ये हो गया अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट आदमी कानून नहीं बना रहा है, आदमी अपने नेता को चुना है, अपने प्रतिनिधि को चुना है और वो प्रतिनिधि कानून बना रहा है। और कानून बनने की अलग अलग प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें डिटेल से जब आएगा समझ आएगा कि कौन सा कानून कैसे बनता है, किस तरह बनता है ना, कहाँ कानून पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, हर चीज़ को डिटेल समझाएगा। पहले इतना समझिए, लोकतंत्र कितने प्रकार का, 2 तरह का लोकतंत्र है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में कैसे होता है, प्रत्यक्ष में क्या होता है, कोई भी कानून बनाना रहता है ना तो आम जनता को बिठाया जाता है, पूरी जनता को बिठा लिया जाता है, अब बैठा के उसी से वोटिंग कर लिया जाता है, क्या ये कानून ठीक है, लोग कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत सारे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र भी है, हमारे देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये बताइए पहले। हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। हमारे देश में जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, लेकिन अपने द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि द्वारा कानून बनवाती है कि नहीं है, समझ आ गया। इतना समझ आया कि नहीं समझ आया, और चीज़ें आएगा जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे समझाते जाऊंगा। अब लोकतंत्र का परिभाषा भी समझे, ठीक है, आगे आते लो, आगे समझते लो। यहाँ आ जाइए, मैं पहले ही इसको क्या किया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ ताकि कम समय में बेहतर तरीका से समझाया जा सके। जैसे यहाँ देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा डिटेल से, इसको जूम कर दिया हूँ ताकि क्लियर रूप से दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छे से दिख रहा होगा, है कि नहीं, कैमरा में दिख रहा है ना।
हाँ चलो ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ एक घटना दी गई है चिली का। चिली बताइए कौन सी देश के बारे है, किस देश के बारे में बता रहा है चिली? यहाँ देखिएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है चिली, यानी कि दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब बताओ दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट किधर है? आपको पता है किधर है कॉन्टिनेंट दक्षिणी अमेरिका? देखा है सब ना, ऊपर में क्या है उत्तरी अमेरिका, नीचे में क्या था ये मान के चलो उत्तरी अमेरिका था, ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका था, ये उत्तरी अमेरिका पड़ा है सब, है कि नहीं है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। और उसके नीचे क्या था, यहाँ दक्षिणी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है कि नहीं है? तो ये नीचे वाला ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका और नीचे वाला क्या है दक्षिणी अमेरिका। तो ये दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, कौन सा देश? चिली देश। कौन सा देश है? चिली देश है, चिली देश है। उस देश में एक शासक एक क्या है मतलब एक नेता है जिसका नाम है क्या, आइंदे, जो राष्ट्रपति के चुनाव में आगे उठेगा 1970 के आसपास में। आइंदे एक पार्टी बनाते हैं, पार्टी का नाम क्या है? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन? आइंदे करते हैं। आइंदे व्यक्ति का नाम है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है कि आइंदे ये क्या है। आइंदे क्या है? एक व्यक्ति का नाम है जो कहाँ का है, चिली का है। ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये नाम एक बार डिटेल से दिमाग में लोड हो जाएगा, जब कहानी बताएंगे ना तो रिलेट कर पाओगे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आइंदे व्यक्ति के नाम है जो कहाँ का है, चिली का है। वो अपनी जनता की भलाई कर रहा है, अपनी जनता की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, अपनी जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को मदद कर रहा है। जैसे जैसे क्या मदद कर रहा है, यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है, जैसे वो क्या कर रहा है, बच्चों क्या कर रहा है, मुफ्त में दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को, भूमिहीन मतलब जेकरा पास जमीन ना हो ओकरा कहा जाता है भूमिहीन, यानी भूमि ओकरा लगे नहीं है खेती करने के लिए, तो भूमिहीन किसानों को जमीन बांट रहा है कि भैया खेती करके जी सके, है कि नहीं है। एक बार अपने देश में चला था भूदान आंदोलन, भूदान विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था भूदान आंदोलन। जब देश आज़ाद हुआ ना तो विनोबा भावे क्या किए, बोले कि बड़े बड़े जमींदारों से बोले, जो मतलब क्या हुआ था कि आज़ादी के बाद पहले जमींदारों के पास दुनिया भर की ज़मीन था, पढ़ा है सब, है कि नहीं है, इतिहास में पढ़ा है बहुत डिटेल से। तो वो बोले कि आपके पास अथाह ज़मीन है, खेती भी नहीं कर पाते हैं, उस रखले काल सड़ाइएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको दान कर दीजिए ताकि वो भी अपनी आजीविका चला सके, निर्वाह योग्य कृषि कर सके। निर्वाह योग्य मतलब क्या होता है, जीने योग्य खेती, मतलब इतना खेती कर सके कि फसल हो, खा के जी के रह सके, है कि नहीं है। तो वो भूदान आंदोलन चला था, सेम वही काम कर रहे हैं कौन, आइंदे, चिली में। चिली के आइंदे में, ये आइंदे जो है चिली में क्या कह रहे हैं कि भूमिहीन किसानों को जमीन बांट रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुफ्त में बच्चों को दूध बांट रहे हैं। अब ये सब काम कर रहे हैं तो वहाँ क्या है, वहाँ की जनता खुश होगी या गुस्सा आएगी, खुश होगी। जनता कहते लिए तो अच्छा ही है, लेकिन कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगा। भैया किसको प्रॉब्लम होने लगा, भाई ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम किसे होने लगा, प्रॉब्लम किसे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को प्रॉब्लम होने लगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि, है ना, इस समय चिली की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। इस समय विदेशी कंपनियां देश के जैसे तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रही थी और काफ़ी मुनाफा कमा रही थी। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां थी, वहाँ की भी कंपनियां थी जो मिल के उस देश से तांबा को उठा के ले जाके दूसरे देश में बेच रहा था, कुछ भी उसका बना के सामान वगैरह। इससे क्या हो रहा था, देश में नुकसान होते जा रहा था, देश के जो मेन जनता थी वो उसका नुकसान झेल रहे थे, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियों को मुनाफा हो रहा था। जब उन बड़ी बड़ी कंपनियों ने देखा कि भाई साहब आइंदे जो है ये फ्री में सबको बांटना शुरू कर दिए, ज़मीन देना शुरू कर दिए, हम लोग के काम में टांग अड़ा रहे, तब उनको होने लगा प्रॉब्लम। क्या होने लगा, प्रॉब्लम होने लगा। ऊपर में एक वर्ड लिखा हुआ था यहाँ पर कि 1970 ईस्वी के समय में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन से इन्होंने नेतृत्व किया था। ये कोई खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि 1970 ईस्वी में आइंदे ने राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक एक गठबंधन का क्या किया था, नेतृत्व। नेतृत्व मतलब क्या होता है, आगे वही नेता थे, मेन लीडर मतलब वही थे, समझ आए नाम, आ गया जी। अब यहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सल्वाडोर आइंदे, पूरा नाम इनका आ गया है ना, सल्वाडोर आइंदे, याद रखिएगा इनका नाम क्या है, यहाँ देखेंगे सल्वाडोर आइंदे क्या है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सल्वाडोर आइंदे ने क्या किया, विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया। कृत्य मतलब क्या होता है, इन कृत्यों के, इन कार्यों का विरोध किया कि भाई यहाँ से चुपचाप जितना सामान उठा के ले जा रहा हो, मतलब कि तांबे का खनन हो रहा था अथाह,
ज़रूरत से ज़्यादा कोड़ कोड़ के निकाल के विदेशी कंपनी ले जा रहा था, अपने अपने देश में ले जाके उसे काम कर रहा था। तुम भाई यहाँ से सब चीज़ हमारी जितनी भी प्राकृतिक संपत्ति है ना, जो भी खनिज तत्व है, इन सब चीज़ को उठा कर लेकर चले जाओगे तो हमारे पास बचेगा क्या? हमें तो कोई फायदा हो नहीं रहा है। इनके कृत्यों पे क्या किए इन्होंने? विरोध किया। चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग तथा कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के इन सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया। मतलब कि राष्ट्रपति जो है सुधार कर रहे हैं, राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं? सुधार कार्यक्रम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं लोग? विरोध कर रहा है। कौन कौन विरोध कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा। विरोध करने वाले लोग चिली के चर्च, जमींदार वर्ग, अमीर लोग ने तथा कई राजनीतिक दलों के पार्टियों ने क्या किया? राष्ट्रपति के इस सुधार कार्यक्रम का विरोध किया एवं उनके विरुद्ध में षड्यंत्र में शामिल हो गए। मतलब कि उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। अब भैया यहाँ कहीं भी लिखा है कि गरीब लोग इनका विरोध कर रहे थे? नहीं लिखा है, क्योंकि गरीब जनता जो है काहे ला इनके विरोध करे? क्योंकि गरीब जनता कहती है तो मदद ही कर रहे थे। आगे आ जाइए, आगे देखिए और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ध्यान से यहाँ देखिएगा। 11 सितंबर 1973 को नौसेना का एक समूह ने चिली की एक बंदरगाह पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। 11 सितंबर 1973 को नौसेना को चढ़ा दिया गया। यानी कि बड़े बड़े जितने भी लोग अभी दिखा कि जमींदार थे, बड़े बड़े लोग थे, कुछ राजनीतिक पार्टियां थी, ये क्या किए? सैनिक को अपने में मिला लिए। सैनिक को क्या किए? मिला लिए और इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिए। षड्यंत्र रचे कि भाई साहब ये राष्ट्रपति बौरा गया है, सब देश की समान संपत्ति को गरीबों में बांट रहा है, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। इनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गया। इनको कहा गया कि तुम जो है राष्ट्रपति के पद से हट जाओ और दूसरे देश में भाग जाओ, वरना तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। आइंदे बोले कि हम मर जाएंगे लेकिन ना हटेंगे, जो करना है कर लो, हम नहीं हटने वाले। एक पूरा बड़ा सा यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीच देते हैं जो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। शॉर्टकट में समझा देते, उन्होंने अपने जनता को खूब मोटिवेट किया कि हम रहे ना रहे, चाहे जो भी कुछ हो, आपको हार नहीं माननी है और इन बड़ी बड़ी ताकतों पे के सामने नहीं झुकना है। सिंपली बात में लास्ट में उन्होंने कहा क्या? चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद, है कि नहीं? ये याद रखिएगा, ये नारा ही पूछ दे जैसे जनता के लिए जनता के द्वारा जो होता है ये पूछता बराबर कि किसके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन, ठीक है। उसी तरह ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद और मजदूर जिंदाबाद ये किसने कहा था? किसने कहा था? आइंदे ने, सल्वाडोर आइंदे ने कहा था, जो जी चिली के राष्ट्रपति थे, है कि नहीं है? 1970 के दशक में। आगे आ जाइए, अगला पेज में देखेंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि वे उनके मतलब वो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आखिरी शब्द है और मुझे भरोसा है कि मेरी मतलब जो भी जनता है इस पर खड़ी उतरेगी और उनसे हारेगी नहीं। 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्टो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर ली और राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दिया गया। तो 11 सितंबर 1973 को जो बंदरगाह पर हमला हुआ था उसी दिन की ही बात बताया जा रहा था। सैनिक बंदरगाह जो हमला किए थे उसके जनरल कौन थे? जनरल आगस्टो। क्या नाम है? जनरल आगस्टो। आगस्टो को सहायता कौन देता है? कौन देता है? अमेरिकी सरकार। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अमेरिकी सरकार जो है सपोर्ट कर दिया आगस्टो को और फाइनली किन को? आइंदे को क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। डेट याद रखिएगा, 11 सितंबर 1973 को ही चिली में कुछ ऐसा हुआ जो सैनिक तख्ता पलट कहा जाता है। यानी कि सैनिकों ने इनको मार के हटा दिया और अपना खुद शासन ले लिया, तो इसी को कहा जाएगा सैनिक तख्ता पलट। अब बताओ, क्वेश्चन पूछेगा सैनिक तख्ता पलट मतलब क्या होता है? क्या होता है बताइए, हैं? क्या होता है सैनिक तख्ता मतलब? चल रही सरकार को हटाकर या उस किसी तरह षड्यंत्र में उसको फंसाकर उसकी हत्या कर देना या उसको गिरफ्तार करके खुद सैनिक ही देश में शासन करने लगते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सैनिक तख्ता पलट। तख्ता मतलब होता है कि एक पद, एक कुर्सी, एक मतलब तख्त मतलब हो गया कि एक सीट हो गया, एक जगह हो गया, एक पद हो गया, ठीक है। तो सैनिकों ने क्या किया कि सत्ता को बदल दिया, खुद ही सत्ता में आ गया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सैनिक तख्ता पलट। तो चिली में हुआ सैनिक तख्ता पलट, ठीक है। आगे आ जाइए, विद्रोही गुट के नेता जो थे वो कौन थे? जनरल आगस्टो पिनोशे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। तो जो अगस्ट पिनोशे जो थे वो क्या बन गए? क्या बन गए भैया? राष्ट्रपति। क्योंकि अब ये कौन थे? सैनिकों के ही तो सपोर्टर थे, यही ना सैनिक लेके आए हुए थे, है कि नहीं है?
यही तो जनरल था ना, सैनिकों का जनरल कौन था? अगस्टो ही था ना। तो आइंदे को हटा के खुद क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया, शासन करने लगा। आगे आ जाइए, आगे चलेंगे तो यहाँ देखेंगे आइंदे की बेटी एवं उसके परिवार वालों को जेल में डाल दिया गया और कई लोग लापता हो गए, बहुत सारे लोग जो थे उनको मार दिया गया, हटा दिया गया। पीनेसो की सैनिक सरकार ने 17 वर्ष तक चली। अब पीनेसो जैसे वर्ड दे रहा है तो इसका मतलब किसके बारे में बता रहा है बताइए? पीनेसो मतलब अगस्ट पीनेसो, वही हुआ ना जो जनरल था, बाद में राष्ट्रपति बन गया, खुद के राष्ट्रपति को मार के। तो पीनेसो की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली पर शासन किया। यानी जो सैनिक तख्ता पलट हुआ था वो कब तक चला? 17 वर्षों तक चला। पीनेसो का सैनिक शासन जो है 1988 में समाप्त हो गया। 73 में कब्जा किया था और कब समाप्त हो रहा है? 88 में। लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 17 वर्षों तक क्या किया? शासन किया। आगे जी, आगे चलेंगे। बाद में जो है जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराया, जनमत संग्रह मतलब क्या हुआ? यहाँ लिखा है कि बाद में उन्होंने क्या कराया, यहाँ जी, बाद में उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने पर फैसला लिया। तो जनमत संग्रह मतलब पहले क्या होता है ये बताइए? जनमत संग्रह क्या होता है? देखो, वोटिंग कराना, वर्ड लिखा हुआ है, देखो पॉलिटिकल साइंस में कुछ वर्ड मिलेंगे भारी भारी, मतलब समझ आ जाएगा ना तो बहुत इजी है। वोटिंग कराना, जनमत संग्रह, सिंपल। अब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहा है? ऐसे लिखा हुआ है तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है क्या होता है जनमत संग्रह। ठीक है, तो जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? वोटिंग कराना। तो जब लोग को से वोटिंग कराया गया तो ये बताइए लोग वोट करेगा क्या उसको? कोई करेगा ये अगस्ट पीनेसो को? ये पगला है, कौन वोट करेगा? तो जैसे वोट करेगा 17 साल बाद, ऐसे लोग कहा कि भगा कर जल्दी था। तो जनमत संग्रह में पीनेसो को सत्ता की देश की जनता ने भारी बहुमत से क्या किया? ठुकरा दिया। कहा भाग गया जल्दी, तेजी से ठुकरा दिए, अब चलते रहो, इसको हटा दिया गया। इस प्रकार चिली की जनता ने देशद्रोह करने वाले अपराधियों को सजा दे दी और इस प्रकार चिली में क्या हुआ? लोकतंत्र का पुनर्स्थापना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि अब जो है जनता जो है अपने हाथ में ले ली। ये था चिली की कहानी। चिली की कहानी में नाम क्या क्या था यहाँ पर एक बार बताइए, क्या क्या नाम था? पहला नाम क्या था? क्या था इसका नाम? पहला नाम बताइए चिली के नाम पे क्या था? आइंदे। क्या था? आइंदे की कहानी थी, आइंदे। और जगह क्या था? चिली। ठीक है, कहाँ का? चिली जो है कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश हो गया चिली। उसके बाद जो है ये जो है हटता कब है? कब इसको हटा दीजिए, कब मार दिया था? 11 सितंबर 1973। ठीक है, 1973 में क्या हो रहा है उस दिन? घटना बताइए क्या हुआ? इनकी हत्या हुई। और क्या हुआ? पहली घटना क्या? पहले बंदरगाह नौसेना ने क्या किया? नौसेना ने क्या किया? बगावत कर दिया। जनरल कौन था? जनरल कौन था? अगस्टो पीनोसे। ठीक है, पीनोसे यही क्या किया? इनकी हत्या करके, किनकी हत्या कर दे रहा है? इनकी हत्या कर दे रहा है। हत्या करके क्या किया? खुद बन गया राष्ट्रपति। कितना दिन तक शासन किया? 17 वर्षों तक क्या किया? 17 ईयर तक क्या किया? शासन किया। बाद में 17 वर्षों के बाद 1988 में क्या किया गया? जनमत संग्रह हुआ। क्या हुआ? जनमत संग्रह। यानी कि क्या हुआ? जनमत संग्रह मतलब वोटिंग हुआ। ठीक है, वोटिंग हुआ तो उसमें क्या हुआ? इसकी भयानक तरीके से हार हो गई। इस तरह ये हो गया चिली की कहानी खत्म। अब आजिए यहाँ पर, अब चिली में क्या है? 4 बार चुनाव हो चुके, जब का किताब है तब का बता रहा है, अब तो उससे ज़्यादा ही हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि वर्ष 2006 में जनवरी में राष्ट्रपति चुनाव में चिली के पूर्व वायुसेना प्रमुख अल्बर्टो वेसेल, जिनकी हत्या 1973 में हुए विद्रोह के दौरान कर दी गई थी, उनकी पुत्री। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखिए। मतलब 1973 में जो घटना हुआ था, जो राष्ट्रपति को मारा गया था, क्या नाम था उसका? आइंदे को। तो आइंदे के सपोर्ट में बहुत सारे लोग थे साथ में, उनको भी मार दिया था। जिसमें कौन थे? ये इनका नाम था, ये थे पूर्व वायुसेना के प्रमुख, क्या नाम है? अल्बर्टो वेसेल। अल्बर्टो वेसेल। इनकी बेटी जो है, इनकी पुत्री, क्या नाम है? मिशेल वेस्ले, है ना? मिशेल वेस्ले। और उनके पिताजी का नाम तो अल्बर्टो वेस्ले, है ना? तो इनकी बेटी पुत्री जो थी मिशेल वेस्ले, ये जो है 2006 के चुनाव में उठती हैं और अपने पिता के बारे में बताई होंगी कि कैसे जो है 1973 ईस्वी में आइंदे के सपोर्ट में थे, वो भी अच्छा काम कर रहे थे, उनको भी मार दिया गया। और इमोशनली लोगों को अपने तरफ की होंगी। उसके बाद ये क्या हो गया? ये जीत जाती हैं, सत्ता में ये भी आ जाती है। आ गया जी, बस इतना नाम याद रखना है कि मिशेल वेस्ले कौन थी?
बताइयो। वायुसेना वायुसेना कब के वायुसेना है? 1973 में जब आइंदो को मारा जा रहा है तो उस समय इनको भी मार दिया गया। ये वायुसेना प्रमुख थे। कौन थे? अल्बर्टो वेस्ले और इनकी पुत्री जो थी, पुत्री मिशेल वेस्ले जो है, इनकी पुत्री है। ठीक है, 2006 में की बात की जा रही है। आगे जी, अब पढ़ते हैं लोग पोलैंड की लोकतंत्र के बारे में। पोलैंड के बारे में पढ़ते हैं लोग। पोलैंड देखेंगे यहाँ पर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में क्या थी? साम्यवादी दलों का क्या था? साम्यवादी दलों का शासन स्थापित हुआ। क्या हुआ? साम्यवादी दलों का क्या हुआ? शासन स्थापित हुआ। उस समय यहाँ देखेंगे, उस समय पोलैंड पर जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का क्या हो रहा है? शासन था। यानी कि उस समय में, कब समय की बात की जा रही है? समय कब है? ध्यान से देखो, 20वीं शताब्दी। और कई बार मैं बताया हूँ कि जब भी शताब्दी बोले, जैसे लिखा है 20वीं शताब्दी, इसका मतलब क्या हो बताओ तो? 1901 से लेकर 1999 तक के समय को बोला जाता है 20वीं शताब्दी। आ जाओ, तुमको लेट हो रहा है। ठीक है, जब ठीक है तो 19वीं शताब्दी, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ 1901 से लेकर 1999 तक का क्या हो गया? 20वीं शताब्दी कहा जाएगा। तो यानी उस समय की घटना, उस समय की बात है। आगे चलिए, अब यहाँ देखेंगे तो उस समय पोलैंड के कौन था शासन? कौन कर रहा था? कब्जा में कौन रखा हुआ था? क्या नाम है? जारूजेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। ठीक है, नीचे आएंगे तो देखेंगे, यहाँ पर आएंगे 14 अगस्त 1980 को पोलैंड में एक घटना घटती है। कौन सी घटना घटती है? उस दिन गडास्क शहर में, गडास्क क्या है? शहर, जैसे पटना होता है, दिल्ली होता है, मुंबई है, बॉम्बे, उसी तरह मतलब शहर है ये, एक सिटी है, एक शहर है गडास्क शहर। कहाँ का शहर है? पोलैंड का। 1980, डेट याद रखिएगा 14 अगस्त 1980 में पोलैंड के एक जगह गडास्क में क्या हो रही है? एक घटना हो रही है। कौन सी घटना? लेनिन जहाज कारखाना में मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दी। हड़ताल का कारण क्या था? एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया था। महिला को, जो कि क्रेन चालक थी, उनको निकाल दिया गया। कहाँ से निकाल दिया गया? कौन सी कंपनी से? लेनिन जहाज कारखाना कंपनी से। क्या चला रही थी वो? क्रेन चालक महिला थी। क्रेन देखा है सबने? क्रेन है कि नहीं? क्रेन पता है आप लोग को? तो क्रेन जो होता है, क्रेन चलाती थी महिला, उनको पता नहीं किसी वजह से निकाल दिए गए। बोला गया होगा कि आपको चलाने नहीं आ रहा है, आप चलाते चलाते क्रेन ठोक देती होंगी, है कि नहीं? जो भी रीज़न हो, लेकिन मजदूरों ने हड़ताल कर दिया कि क्यों हटाया गया इनको। कोई रीज़न, ठोस रीज़न नहीं बताया गया, ज़बरदस्ती हटा दिया गया। या हो सकता है किसी और की उनके जगह पर बहाली करना होगा, रखना होगा, तो इनको किसी तरफ हटा दिया होगा कि भाई दूसरे किसी को जगह दे दिया जाए, है कि नहीं है? तो 14 अगस्त 1980 को एक घटना घटती है पोलैंड के शहर, कहाँ? गडास्क में घटना होती है। कौन सी कंपनी में? लेनिन जहाज कंपनी। वहां पर क्या होता? मजदूरों ने हड़ताल किया। रीजन क्या था? कारण क्या था? क्रेन चला रही महिला को बिना रीजन को हटा दिया गया नौकरी से। पूरा चलिए, आगे चलिए। ठीक है, गलत ढंग से उनको निकाल दिया, हटा दिया गया। अब उसके खिलाफ क्या है? हड़ताल, जो लोग थे वो क्या किए? हड़ताल करना शुरू किए। कौन लोग? मजदूर, जो कंपनी के वर्कर्स जो थे। यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रिशियन लेक वालेसा हड़ताली कर्मचारियों का क्या बना? नेता बन गया। अब लोग हड़ताल कर रहे थे तो कौन ना को तो नेता चुनेंगे कि भैया हमारा नेता कौन रहेगा, लीडर कौन रहेगा, है कि नहीं है? तो लीडर चुना गया किन को? पूरे लोगों ने किसको लीडर चुना? क्या नाम है? लेक वालेसा। लेक वालेसा, है कि नहीं है? किसको चुना गया? लेक वालेसा। लेक वालेसा को चुना गया। क्या चुना गया? नेता चुना गया। ठीक है, आगे चलिए। लेक वालेसा को क्या चुना गया? वहाँ का मतलब कर्मचारियों का नेता चुन लिया गया, हड़ताली कर्मचारी का नेता चुन लिया गया। हड़ताली मजदूरों ने सरकार के समक्ष क्या मांग रखी? ये मांग रखा 3 गो कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ की मान्यता मिले, एक मजदूरों का ग्रुप बने, दूसरा राजनैतिक बंदियों को रिहा किया जाए। राजनैतिक बंदी मतलब क्या है? जो मतलब इस आंदोलन में हमारे साथ सपोर्ट में थे, आप उसको उठा के जेल में ले जाकर ठूस दिए, पहले उसको निकालो। जैसे कैसे गांधी जी जो असहयोग आंदोलन हुआ था, तो गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ था, तो समझौता में गांधी जी लिख के दिए थे कि जितना भी राजनीतिक जो मतलब पकड़ के रखा गया है लोगों को, राजनीतिक कैदियों को, उनको रिहा करो। गोलमेज सम्मेलन में जाने से पहले इरविन से साइन कराए थे, पढ़ाए थे ना उसको डिटेल से। वही काम यहाँ कर रहा है लोग। यहाँ लोग कहा जा रहा है कि भाई साहब आप जो है
राजनीतिक जितने भी विद्रोही थे, मतलब कि भाई सब ये थोड़ी है कि भाई किसी क्राइम कर रहे थे, आपके कानून के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, एक तरह से आंदोलन कर रहे थे, उनको जेल से निकालो, प्रेस पर लगी सेंसरशिप हटा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे अपने देश में कौन लगाया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, कौन बताएगा बताओ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, कब हुआ था? नहीं 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 रे गधा, ये तो तुम विश्व इतिहास में चल गया। लीटन था, हाँ कब लाया था? 1878 में। पूरी हूबहू डेट के साथ इसको पढ़ाया था, किताबों में खड़े खड़े लिखा हुआ है गधा। उसी तरह उस समय भी वहाँ पर अंग्रेज मतलब क्या बोलते हैं, मीडिया पर रोक लगाई गई थी, तो सेंसरशिप हटाई जाए, इस पर मतलब आप उसको दबा कर रखें, उसको हटाया जाए। 21 सूत्री समझौता हुआ। कितना सूत्री? 21 सूत्री समझौता हुआ। ठीक है, कितना सूत्री समझौता हुआ? 21 सूत्री समझौता हुआ। यह समझौता क्या कहलाया गया? गडाख्स संधि कहलाई। अब गडाख संधि क्यों कहलाई बताइयो? गडाख शहर में ये घटना हो रही थी, तो क्या कहलाएगी? गडाख से संधि कहलाई। कहानी ठीक से समझते रहना, ठीक है। पोलैंड में गडाख शहर में घटना हो रही है, जो मजदूर लोग हड़ताल पर बैठ जाते हैं। कारण था कि एक जहाज कंपनी में एक महिला जो क्रेन चलाती, उनको नौकरी से बिना बताए हुए किसी गलत वजह से उनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से मजदूरों ने क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। समझ रहे ना? क्या कर दिया? हड़ताल कर दिया। आ गया जी यहाँ जी समझौता फिर होता है उनके बीच में, तो गडाख संधि कहलाती है। अब आगे मजदूरों के लिए एक संगठन, जो बात हुआ था कि भाई हम लोग मजदूरों का संघ बनाना चाहते हैं, तो संघ बनाया गया। कौन सी संघ बना? संगठन बना सोलिडरनोस्क जो है, सोलिडरनोस्क जो है क्या बना? एक अर्थात यानी कि सोलिडेरिटी रखा गया। क्या रखा गया? संगठन का नाम रखा गया। किनका संगठन था? मजदूरों का संगठन था। किनका संगठन था? मजदूरों का संगठन था। आगे आएंगे तो लिखा हुआ है 1988 में लेक वालेसा। अच्छा बताओ लेक वालेसा कौन है? नहीं, मजदूरों का नहीं था। वेरी गुड, उनकी बेटी के नाम है लेक वालेसा गधा। ये पुरुष का नाम दिख रहा है। ये लेक वालेसा अभी बोले हैं कि हड़ताली जितने मजदूर थे, उनकी बेटी गई चिली में गधा। ये तो पोलैंड की घटना बता रहे हैं। तो मजदूरों का जो एक लीडर चुना गया लेक वालेसा को, कौन था? ये इलेक्ट्रीशियन था। अब याद आया तुमको, ठीक है। आगे चलो, तो इनको चुना गया। आगे आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या किए 1988 में क्या हुआ? फिर से दोबारा 1988 में इनकी हड़ताल हो गई, पोलैंड में दोबारा हड़ताल हो गया। आगे आ जाइए। हज़ारों की संख्या में लोगों को जेल में डाला गया ना, उठाया गया, लोग आंदोलन करते रहे। अक्टूबर 1990 में पोलैंड के राष्ट्रपति के पद के लिए पहली बार चुनाव हुई, और इस चुनाव में लेक वालेसा बहुमत प्राप्त हुए और देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बन गए। बताइए, इलेक्ट्रीशियन के पद से नेता बने, नेता बनने के बाद कहाँ बन गया? राष्ट्रपति बन गया 1990 में। देखिए पहली बार चुनाव होता। अच्छा क्वेश्चन पूछ दे, पोलैंड में पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1990 में, ठीक है, यानी 1990 में। 1990 में पहली बार चुनाव हुआ। पहली बार चुनाव का पहला राष्ट्रपति कौन बना? इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? पहला राष्ट्रपति कौन बना? लेक वालेसा। कौन था? इलेक्ट्रीशियन। कहाँ का? मजदूरों का नेता था। कौन सी शहर में ये था? गडाख शहर में। सारी चीजें डिटेल्स याद रखना। गडाख में पहला राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। आगे जी इनका भी कहानी समझे। अब यहाँ लिखा है लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। यहाँ लिखा है कि बच्चों बताओ कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है। लोकतंत्र की यही विशेषता थी कि लोग जो है अपना मर्जी से अपने सरकार को चुने, अपने हक अधिकार के लिए लड़े, आवाज़ लगाए, जो सरकार गलत कर रही थी उसको उखाड़ के फेंक दिए, हटा दिए। है कि नहीं? ये लोकतंत्र की खूबसूरती। आ गया जी यहाँ जी, और भी बहुत सारी विशेषता होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें अगर नहीं दिया है तो इसमें नहीं बताया जाएगा। अगले चैप्टर में तो पूरा डिटेल से दिया गया इसी के बारे में, है कि नहीं है। 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र क्या हो गया? पुनर्स्थापना हो गई। ये चीज़ अभी जस्ट पढ़े चिली में, और पोलैंड में पढ़े कि 1990 में क्या हो गया? क्या हो गया? अब यह लिखा है कि चिली में पोनेसे का शासन। पोनेसे कौन है? पिनोसे कौन है? अगस्ट पिनोसे। वही सुना था। नहीं, अगस्त। कौन था अगस्त पिनोसे? अरे जनरल था ना गधा, नौसेना जनरल था जिसने यही कब्जा कर लिया। कहाँ पे? चिली में। तो अगस्ट पिनोसे और पोलैंड की साम्यवादी शासन में निम्नलिखित में अंतर क्या था? अंतर क्या था यहाँ देखिए। चिली में सैनिक शासन था, जबकि पोलैंड में क्या थी? एक साम्यवादी पार्टी शासन कर रही थी जो मनमानी कर रही थी अपना। दूसरा, पोलैंड में क्या था? पोलैंड में ऊपर आ जा भाई।
पोलैंड में साम्यवादी सरकार का दावा कर रही थी, वही पोलैंड के मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। मतलब पोलैंड की सरकार कहती थी, साम्यवादी सरकार, कि भाई मजदूरों को देखते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं रखता था। जबकि चिली के शासक में क्या था, पिनोशो में कोई ऐसा दावा नहीं करता था। जबकि चिली का जो शासक था पिनोशो, वो अपना मनमानी चलाता था, वो तो बोलबो नहीं करता था। मतलब कहने का मतलब क्या है, पोलैंड का शासक तो कम से कम बोलबो करता था कि हम मजदूर के संगे संगे हैं। पिनोशो तो बोलबो नहीं करता था, चिली के शासक तो कहो नहीं करते थे कि हम तोरा संगे हैं, ये बोलता था लेकिन उतना नहीं करता था। ठीक है, आगे जी मन अंतर बता रहे तीनों में। जहां पोलैंड का शासन किसी विशेष मजदूर संगठन अधिनायकवाद का उदाहरण था, वही चिली का शासन सैनिक अधिनायकवाद था। यानी कि पोलैंड में मजदूरों का एक तरह से शासक था, ठीक है, मन मजदूर का बात तो करता था ना एटलीस्ट, और चिली में सैनिक शासनवाद था। है कि नहीं है, क्योंकि सैनिक का ही पावर बोलबाला वहाँ पर ज़्यादा था। आगे चलेंगे, यहाँ लिखा कि इन असमानताओं के बावजूद दोनों में क्या समानता है। अब तो ये अंतर दिख गया, यानी असमानता दिख गया। अब समानता में देखिए, इन दोनों देशों में चुनाव जनता की इच्छा से नहीं कर सकते, यानी कि दोनों देशों में क्या लोकतंत्र थी, नहीं थी। उसी को कहा जाता है कि अपनी इच्छा से जनता जो है सरकार नहीं चुन सकता था। ये दोनों में सिमिलर था, यानी दोनों में समानता था। दूसरा लिखा है कि दोनों देश में जनता सरकार के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी, नहीं थी। दोनों में समानता बजा रहा है। मतलब चिली में और पोलैंड में क्या लोगों का सेम प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। अच्छा, इन सभी की जगह पर एक वर्ड बोल सकते हैं कि जैसे लिखा है कि विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने, इसमें एक वर्ड बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, क्या बोलिएगा बताइए, शुरू में ही बताए हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब होता है कि वो अपने विचार रख सकता है, संगठन बना सकता है, विद्रोह कर सकता है, ठीक है कि नहीं है, तो इसकी आज़ादी नहीं थी। आगे जाइए, ये सब समानता बता रहे, दोनों में अंतर, दोनों में समानता समझ आया कि नहीं समझ आया। अब लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि आइए अब हम तीन लोकतंत्री सरकारें, जैसे चिली के आइंदे सरकार, सबसे शुरू में चिली के आइंदे सरकार था, उसके बाद पोलैंड में लेक वालेस इंजीनियर साहब का सरकार, उसके बाद फिर से चिली के मिशेल आ गई, उनकी बेटी मिशेल। ये तीनों में क्या समान विशेषता देखने के लिए मिलता है उसके समझते हैं। तीनों सरकार का चुनाव जो है किसके द्वारा हुआ था, जनता द्वारा किया गया था, यानी जनता अपनी इच्छा से सरकार चुनी हुई थी। बिना चुने हुए नेता, बाहर से संचालित शक्तियाँ या फौज का शासन जो है नहीं चला रहा था, यानी कि बाहर कोई शासन नहीं चला रहा था, देश की जनता ही शासन चला रही थी, मतलब अपने द्वारा चुनी गई सरकार चला रही थी। नागरिकों को विभिन्न प्रकार की बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता ही है कि नहीं है। तीनों में क्या विशेषता था, लोगों की आज़ादी थी, लोग अपने मर्जी से सरकार चुने थे, लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे थे। किन किन तीनों की बात की जा रही है, आइंदे की और लेक वालेस की और उनकी पुत्री का है ना, वेलेसा जो नाम था, ठीक है। आगे आ जाइए, पिनोसे तो चल गया, अगस्त पिनोसे ना, वेसेल्स जो नाम था वो, ठीक है। आगे आ जाइए, इसमें देखते हैं, इस पेज में देखेंगे तो क्या घटना लिखी गई है। यहाँ दिखा रहा है कि नक्शा बताया गया है कि क्या किस देश में, यहाँ देखो यह लिखा हुआ क्या कि 1950 में कौन कौन देशों में लोकतंत्र था, 1975 में कौन कौन देशों में लोकतंत्र था, और 2000 में कौन कौन देशों में लोकतंत्र है, वो दर्शाया गया है इस मैप के माध्यम से। हालांकि मैप इतना ही जूम हो गया है कि मैप पता नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर भी दिख रहा होगा, कलर तो दिख रहा होगा ना, कलर दिख रहा है ना, उसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या लोकतंत्र है, यहाँ मतलब साफ साफ लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये उससे खैर जानने की क्या जरूरत है। इसमें देश का नाम याद रखना है कि किन किन देशों में लोकतंत्र लागू था, ये सब दिया गया कि 2000 में कहाँ लागू था, कहाँ कैसे लागू था। आगे जाइए, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लगभग जो है आधे घंटा हो गया आप लोग का, 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा देर और इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। आगे जाइए, यहाँ लिखा हुआ है कि अपने अफ्रीका में कौन कौन देश में लोकतंत्र लागू था, इसको भर लेना है, देख लेना। एशिया में, यूरोप में, और क्या बोलते हैं उसको है ना, तालिनी अमेरिका में, इन सभी जगहों पर जो है भर लेना है कि 1950 में कौन कौन क्षेत्र जो है स्वतंत्र थे, 1975 में कौन कौन देशों में स्वतंत्र नहीं लोकतंत्र लागू था। स्वतंत्र और लोकतंत्र में अंतर ही है ना, है कि नहीं है। आगे जाइए, अब ये नक्शा 1, 2, 3 के बारे में बता रहा है कि 1950 वाला, 75 वाला उसमें देखा गया, ठीक है। पहचान करना है कि कौन कौन देश पहचान करना है जो लोकतंत्र अपना लिया था। आगे जाइए, आगे आते लोकतंत्र के विस्तार में विभिन्न चरण। अब यह लिखा है कि शुरुआत में लोकतंत्र का कैसे विस्तार हुआ। देखो, ये कहानी पहले देना चाहिए, तो ये कहानी बाद में दिया है। मतलब कह रहा है कि आपके दिमाग से क्या लग रहा है कि लोकतंत्र सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, तो कई बार पढ़ाया हुआ है कि दुनिया में पहली बार गणराज्य लागू हुआ था कहाँ पे, कहाँ पे, हाँ मतलब वही वैशाली बोल रहा है,
ठीक है वैशाली, तो हमको लगा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वैशाली में ही हुआ था लिच्छवी गणराज्य, जो कि बिहार में हुआ था। मतलब सबसे पहले कहीं हुआ था तो अपने धरती बिहार में सबसे पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यानी कि गणराज्य लागू हुआ था, है कि नहीं? है लागू हुआ था कि नहीं लागू हुआ था? आगे आ जाइए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है कि 6ठी शताब्दी, डेट याद रखना, 6ठी शताब्दी बुद्ध काल मतलब गौतम बुद्ध के समय में, बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण जो है मिलते हैं। गंगा घाटी मतलब कि गंगा के किनारे का जगहों पे, है कि ना? तो गंगा किनारा ही है ना जी अपना बिहार, है कि नहीं है? बिहार अगर देखेंगे तो गंगा किनारा है कि नहीं है कि नहीं? अब गंगा किनारे है बिहार अपना। यहाँ आ जाइए, आगे चलते, हेलो यहाँ समझिए, जैसे कि यहाँ जगह भी लिखा हुआ है, देखिए जगह का नाम याद रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ लिखे गणराज्य में कौन कौन सा बनता है? कपिल वस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकंप का बुली, केरुपुत के कलाम, रामग्राम, कुशीनारा का मल, पिपली वन के मेरिये, वैशाली का लिच्छवी, जो कि ये नाम आप बोल रहे थे। इसके अलावा भी देखिए बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, मिथिला के विदेह, ठीक है, मिथिला का विदेह, 2 नाम आप सभी ऑलरेडी पहले से जानते थे, बाकी सारे नाम याद रखिएगा। ये सब कहाँ का बता रहा है? गंगा के किनारे वाली जगह बता रही है, यानी कि गंगा जो किनारे अपना बिहार देखा जाए तो बिहार के बीचों बीच से निकली कौन सी नदी? गंगा नदी, जो गंगा किनारे वाले जगह के बारे में बता रहा है कि इन जगहों में क्या लागू था, बताइए क्या लागू था? लोकतंत्र या गणराज्य लागू था। ठीक है, दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से बताया कि गणराज्य मतलब क्या होता है, लोकतंत्र मतलब क्या होता है। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रीय समिति 1707 राजा जो है प्रतिनिधि थे। कितने राजा प्रतिनिधि थे? 1707 राजा प्रतिनिधि थे। 1707 राजा क्या थे? प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि मतलब क्या होता है? मतलब कि उठने वाले, नॉमिनेशन में नहीं नाम डालता कि 10 आदमी उठेगा, उतने लोग राजा शासन किए थे, उतने लोग प्रतिनिधि रहे थे। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है कि प्रारंभिक चरण 1989 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे, लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आज नाइट में ही हो सकता है कि आप लोग इतिहास के एक चैप्टर पढ़ा दूंगा डिटेल से। ठीक है, इवनिंग के समय में, तो हिस्ट्री भी हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें जो दी गई है ना, तो उसमें फ्रांसीसी क्रांति को पहले भी पढ़ाया हूँ, बहुत डिटेल से बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। बताइए तो, कौन किसको डेट याद है? बताओ तो है, बताओ कोई किसको याद है? बास्तिल दुर्ग की घटना किसको याद है? बताओ किसको दिमाग है? बास्तिल किला तोड़ा गया था, उसके बाद से ही फ्रांस की उसी दिन से स्वतंत्रता बनाया जाता है। किसको याद है? बताइए। 14 जुलाई 1700 कब हुआ थे रे? 1700 उसी का में हुआ था। और जो कि और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुई थी? 4 जुलाई 1776 में। ठीक है, सब याद रखना है, तुम लोग भूल जा रहे हो बार बार, ये ऐसे थोड़ी चलेगा काम। आगे आ जाओ। अब यहाँ पर फ्रांस में जो है उठाकर फेंक दिया गया, मतलब वहाँ राजतंत्र हटा दिया गया। कौन था राजा फ्रांस का? बताइए तो, लास्ट राजा जो बना था कौन था? लुई 16वां, जिसके समय में ये घटना हुआ था, फ्रांस की क्रांति हुई थी। लुई 16वां की पत्नी क्या नाम था? मेरियन थे। हाँ, ये तो याद रखा था, पता था हमको। हाँ, ये याद जरूर रहता, पता था हमको। हाँ, देखा, ये पूछे तो सब बोला से एक ही बार में। चलो इधर देखो, ब्रिटेन में, और अच्छा ब्रिटेन का एक और लिखा हुआ किताब है, ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति जो है कब हुई थी? 1688 में। बाद में उसके बाद धीरे धीरे वहाँ भी लोकतंत्र लागू हो गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आप लोग पढ़वे किए लो, यहाँ 1776 सिर्फ डेट लिखा है, 4 जुलाई 1776 को। बाद में पेरिस की संधि होती है कब? फरवरी 1783 में। संविधान लागू बनता है कब उन लोग का? 87 में। लागू कब होता है? 89 में, 1789 में। सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आप सभी भी अगर देख रहे होंगे वीडियो तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं बताया जाएगा। ये इतिहास का सेशन है, मैं पहले भी पढ़ाया हूँ और फिर भी आएगा। पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बता रहा हूँ। इतिहास में नाइट में जो वीडियो देखिएगा उसमें चीज़ों को डिटेल से समझाऊंगा, सारी चीज़ें आती रहेंगी, घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं घबराना। ठीक है, आगे आएगा। आगे जी, यहाँ लिखा है कि अमेरिका में देखो लिखा भी है 1789 में संविधान जो है लागू हो गया। बना था 87 में, लागू हुआ। जैसे कैसे अपने देश में 49 में बन गया था, नवंबर 49 में। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को बन गया था संविधान, लेकिन लागू कब हुआ था? बताइए, आप सभी भी कमेंट करके बताइए कब लागू हुआ था। बताइए आप सभी कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसी तरह ठीक 87 में बन गया था अमेरिका में, लेकिन लागू कब हुआ था? 89 में। आगे जी, अब देखो 1900 ईस्वी में न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश की जनता को सार्वभौम मताधिकार प्राप्त नहीं था। यानी कि न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जहां पर, अच्छा एक वर्ड लिखा है,
जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। मतलब क्या होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार? मतलब क्या होता है इसका? मतलब वो क्या होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार? मतलब क्या होता है बताइए। अरे तो इतना वोट देने का अधिकार तो दिख ही रहा है, मताधिकार माने ये सब के मतलब क्या होता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार? ये बताओ। सभी, हाँ क्या बोले, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ऐसा ही वर्ड क्यों लिखा हुआ है? क्या पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार पर रोक लगाया गया था क्या? किसी देश में लगाया गया था? बहुत सारे देशों में था, इवन अमेरिका में भी था। अमेरिका का भी संविधान बना था तो शुरू में महिलाओं को वोट देने का अधिकार था? नहीं था। बहुत सारे देशों में, फ्रांस में भी था, जहाँ जहाँ संविधान लागू हुआ शुरुआती समय में महिलाओं को वोट देने का अधिकार से रोक लगाया गया। बहुत सारे लोगों को वोट देने से अधिकार पर रोक लगाया गया। छोटे लोग थे जिनका पैसा कम था, आर्थिक रूप से कमजोर थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को वोट देने से अधिकार पर रोक लगाया था। एकमात्र 1900 के आसपास में न्यूजीलैंड एकमात्र देश था जिसने सार्वभौम वयस्क मताधिकार दिया, यानी सब लोग जिसको मर्जी वोट दे सकता है, चाहे महिला हो, कमजोर वर्ग हो, किसी भी हो। कौन दिया था सबसे पहले? न्यूजीलैंड दिया था। ठीक है, न्यूजीलैंड 1893 ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था, यानी 1893 और 1900 के आसपास में हो गया था। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है, अमेरिका में आम महिलाओं के साथ साथ अश्वेत पुरुषों को मताधिकार क्या था? मताधिकार बाद में मिला। इसका मतलब क्या है कि इनको रोक लगाया गया था। अच्छा, यहाँ लिखा अश्वेत पुरुषों, मतलब क्या? अश्वेत पुरुष को और महिला दो लोगों को रोका गया था वोट देने से। अश्वेत पुरुष मतलब क्या? नहीं यार, ये नाम में ही छुपा हुआ है गधा साहब। श्वेत मतलब क्या होता है? उज्जर, ये गधा हुआ उजला होता है। तुम लोग भी एकदम, तुम लोग को नहीं समझ आ रही है बेवकूफ। अश्वेत मतलब करिया लोग, काले लोग, सांवले लोग। आज भी मैं बताता हूँ, कई बार बताया हूँ कि अमेरिका में आज भी गोरे काले का भेदभाव है। इतना दुनिया आगे निकल गया फिर भी वहाँ लोग गोरा काला लोग अपने में लड़ते रहता है। तो वहाँ पर शुरुआती समय में अश्वेत लोगों को, जो कि अब पता है ताजुब की बात क्या है, अश्वेत लोगों का ही मूल देश वही है। मतलब कि अमेरिका के मूल निवासी कौन है? अश्वेत लोग। कौन है? अश्वेत लोग ही है वहाँ के क्या है? मूल निवासी। उसके बावजूद भी उनको वोट देने का अधिकार था। जैसे अपने देश का मूल निवासी कौन है? आदिवासी लोग है कि नहीं है? लेकिन उनको ही दबा के रखा जाता है कि नहीं है? तो उसी तरह अश्वेत लोग जो थे उनको और महिलाओं को अमेरिका में वोट देने के अधिकार से रोका गया था। आगे आ जाइए। ठीक है, इधर आते लो, इधर देखते लो। हुआ कि नहीं कंप्लीट भाई साहब? उपनिवेश का अंत। अच्छा, उपनिवेशवाद माने क्या होता है? एक बार कई बार बताया था कि उपनिवेश मतलब क्या होता है, बताइए। सैनिक बल से दूसरे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाना। सैनिक बल, देखो उपनिवेश मतलब होता है कि किसी का गुलाम होना। जब कोई देश दूसरे किसी का गुलाम होता है तब उस देश का हम लोग क्या है, जैसे भारत, सिंपल समझो, भारत किसका उपनिवेश था? अंग्रेजों का, ब्रिटेन का उपनिवेश था कि नहीं था? तो जब तक हम लोग भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम थे तब तक कहा जाएगा कि भारत जो है उसका उपनिवेश है। यानी उपनिवेश मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जो किसी के कब्जे में है। ठीक है, उपनिवेशवाद मतलब क्या हुआ कि पहले शुरुआती समय में, शुरू में पढ़ाया था इतिहास में तुम लोगों को कि यूरोप के बहुत सारे देशों में एक बेचैनी लगी थी कि पूरी दुनिया के देशों क्या कर लेना है, कब्जा कर लेना है, ये छींकना है, वो छींकना है, वो कब्जा करना है। इस तरह की भावना क्या कहलाया? उपनिवेशवाद कहलाया। जिसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था, ये उसका क्या था, पुर्तगाल था, स्पेन था, डच था, बहुत सारे देश जो थे वो उनको होड़ मची थी कि जगह कब्जा कर लेना है। तो वो भावना, उस तरह का विचारधारा क्या कहलाया था? उपनिवेशवाद कहलाया था। एक युग ही चला था कब्जा करने का। ठीक है, आगे चलिए। उसी में भारत भी फंसा हुआ था, मतलब भारत भी कब्जा हो गया था, जो फाइनली जाके 1947 में 15 अगस्त 1947 को देश हमारा जो है क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। यहाँ देखेंगे पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब भारत जो है पहले क्या था? नहीं, भारत की नहीं बात कर रहा है, यहाँ कर रहा है पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना की कहानी लेते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक शासन का प्रयोग बहुत अधिक सफल नहीं रहा। घाना पहले किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। जैसे अपना देश भी ब्रिटेन का उपनिवेश था ना, उसी तरह घाना भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। इसका नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट था। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिवेशिक घाना, उपनिवेशी घाना मतलब क्या होता है कि वो घाना शहर जो है जब तक अंग्रेजों का गुलाम था तब तक इसका नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट नाम था। बहुत याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है कि एक सुनार के पुत्र और शिक्षक, यानी एक सुनार का बेटे थे और शिक्षक भी थे। शिक्षक क्या नाम था? लामे एनक्रूमा। इस संघर्ष का नेता बने, मतलब संघर्ष किए अपने घाना को आज़ाद करने के लिए। इनके नेतृत्व में घाना 1957 ईस्वी में क्या मिली? आज़ादी मिली। तो घाना का स्वतंत्र किसने किया था? लामे क्या है? लामे एनक्रूमा। कौन है? एक शिक्षक भी है, एक सुनार के बेटे भी है।
ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ, किस देश की बात की जा रही है, किस देश की बात की जा रही है? घाना। गाना कौन कब्जा किया था? ब्रिटेन कब्जे में था, इंग्लैंड के कब्जे में था। 1966 ईस्वी में घाना इक्रूमा सरकार का तख्ता पलट कर दिया। अब घाना के इक्रूमा सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। कब कर दिया गया? यानी कि घाना इक्रूमा जो मतलब घाना के जो शासक थे इक्रूमा, लेमा इक्रूमा, उनको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। सैनिक शासन यहाँ भी ला दिया गया। ठीक है, इस तरह क्या हो गया? घाना में लोकतंत्र क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी बीच में लोकतंत्र बना, उसको भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि घाना देश में लोकतंत्र तो बना था, लेकिन क्या कर दिया गया? कमांडर 57 में आज़ाद हुआ, लेकिन 66 में आके कब्जा कर दिया लो। ठीक है, यानी कि लगभग कितना साल हो गया? 9 साल हो गया। इतना ही ना हुआ जी। आ गया जी। आज ये वैश्य मताधिकार मतलब किस किस देशों को सभी वोट देने का अधिकार सबसे पहले कौन दिया था? न्यूजीलैंड। उसके बाद जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, तुर्की, फ्रांस। बकरी खनी का मछली की तरह हुआ करने लगा सर, सीआर की तरह। ध्यान से देखो, श्रीलंका, तुर्की। श्रीलंका में कब? श्रीलंका इसलिए याद रखिएगा कि अपने जस्ट नीचे है, इसीलिए 1931 में। जापान अपना भारत में कब हुआ? 1950 में, जब मतलब संविधान अपना लागू हो गया, तब की बात कर रहा है। यूनान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका सब चीज़ दिया गया है। दक्षिण अमेरिका 1994 में। ठीक है, आ गया जी। अगला तेलो, यहाँ देखते लो, चैप्टर बहुत बड़ा है क्या जी? यहाँ जी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, अच्छा एक बार बताया था कि रूस जो है अब पूरी दुनिया का है सबसे बड़ा देश है, लेकिन पहले और भी बड़ा था। इससे टूट के कितना देश अलग हुआ है? पता है कितना देश अलग हुआ है? कितना बार बताए थे तुम लोग को? 15 देश अलग हुए टूट के, है कि नहीं है? कब टूटा था? 1991 में। बताओ कितना बड़ा था? तो वही लिखा हुआ है कि रूस का विघटन हुआ था 1991 में। 1948 में क्या हुआ? नेपाल का पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि भारत का भी पड़ोसी, अपना बिहार का भी पड़ोसी। ठीक है, तो नेपाल में सबसे पहले संविधान कब लागू होता है? 1948 में होता है। 1959 ईस्वी में वहाँ राजा कौन बनते हैं? महेंद्र। एक नया राजा महेंद्र कहाँ के राजा है? नेपाल के राजा थे। क्या किया? नया संविधान लागू किया और संसद में पहली बार चुनाव हुआ। लेकिन 1962 ईस्वी में राजा महेंद्र ने क्या किया? लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी कि देश लोकतंत्र हुआ 1948 में। ठीक है, राजा जो थे वही बन गए, वहाँ के मतलब शासक वही बन गए। कौन? 1959 ईस्वी में कौन राजा? राजा महेंद्र। अब बाद में क्या किए? 62 में, यानी कि 3 साल बाद क्या किए? बोले कि ना लोकतंत्र ना रहेगा, यहाँ पर फिर से राजतंत्र करो, तो लोकतंत्र समाप्त कर दिए। कौन कर रहा है ये सब? राजा महेंद्र। कहाँ की कहानी है ये? नेपाल की कहानी है। 1990 ईस्वी में वहाँ पर भयानक जन आंदोलन हुआ था, बहुत भयानक जन आंदोलन हुआ था। आप सभी बहुत सुने भी होंगे। 1990 के आसपास में बहुत भयानक जन आंदोलन हुआ। 1991 नेपाल में संसद के चुनाव में नेपाली सरकार को बहुमत मिली और जेपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने। तो देश के प्रधानमंत्री कौन बना? जेपी कोइराला। कब बने? 1991 में बने। आ गया जी 1900। उसके बाद आएंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा कि 1996 ईस्वी में नेपाल के माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए जनता की आवाज़ उठाने के लिए आंदोलन की और जून 2001 में नेपाल के इतिहास में कई नाटकीय मोड़ आया जब राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की राजमहल में हत्या कर दिया गया। तो राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या कब कर दिया गया? 2001 में कर दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया जी। ये सब नेपाल की कहानी थी, इसको याद करते रहिएगा। 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया। नेपाल का प्रथम गणतंत्र के राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव एवं प्रधानमंत्री प्रचंड हुए। कब हुए? ये सब घटना कब की है? 2008 की, याद रखिएगा। आगे जी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दिया है। जनरल जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1990 के दशक में पाकिस्तान में एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे वो क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री। और नवाज शरीफ का तख्ता पलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना किए। यानी कि ये जो था जनरल परवेज मुशर्रफ जो था, ये क्या किया? सैनिकों का कमांडर था। इसने क्या किया? नवाज शरीफ को हटा दिया और खुद क्या किया? सैनिक शासन की स्थापना कर दिया। कब की घटना बता रही है? 1900। कहाँ की घटना है? पाकिस्तान की घटना है। 2008 में चुनाव के बाद जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी गठबंधन की सरकार जो है सत्ता में आई। ठीक है, आ गया जी। ये सब चीज़ें सिर्फ रटने वाला है, इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं है। जो समझने वाला चीज़ें समझा दिए, इसको सिर्फ रटते जाना है। आपसे भी कोई PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो नहीं जुड़े होंगे वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी सारे बच्चे तो जानते हैं कैसे कैसे लेना है इसको। ठीक है ना। टेलीग्राम का मैं लिंक जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में वहाँ पर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। PDF को वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। 1948 में औपनिवेशिक शासन आज़ाद हुआ और ये अब म्यांमार की घटना है। 1948 में क्या हो रहा है? औपनिवेशिक शासन आज़ाद हुआ और म्यांमार क्या हुआ? लोकतंत्र बन गया।
लेकिन 1962 ईस्वी में क्या हो गया, तख्ता पलट हो गया, सैनिक तख्ता पलट, और लोकतंत्र क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 1990 ईस्वी के लगभग 30 वर्षों के बाद पहली बार फिर चुनाव कराए गए। बताओ 30 वर्षों तक वहाँ पर सैनिक शासन था। ठीक है, ये कहाँ पे कहाँ की बता दे रहा हूँ, नहीं पाकिस्तान नहीं, कहाँ की, म्यांमार की। ठीक है, अब उसके बाद इस चुनाव में आंग सांग सूची जो है ये अगुवाई करती है और यही नेता बनती है। आगे जाइए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ चीज़ें देखेंगे तो यहाँ नीचे आएंगे तो आंग सांग सूची के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता जो है इनको मिलती है। आगे जाइए, आगे देखिए यहाँ पर। ठीक है, नीचे आ जाइए। अब क्वेश्चन आ जाना चाहिए था यहाँ जी, वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हो रही है, 1945। संयुक्त राष्ट्र मतलब क्या होता है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार मैं विश्व आप लोग पढ़ाया हो डिटेल से, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हो रही है, इसकी स्थापना कब हो रही है, 1945 में स्थापना हो रही है। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि इसमें कितने सदस्य हैं, 15 सदस्य, जिसमें 5 गो स्थायी और 10 गो अस्थायी। और ये 5वें स्थायी के बारे में बहुत डिटेल से बताया था कि 5वें स्थायी को याद करने कैसे याद करेंगे, रेस क्या करेंगे, रेस फ्री। क्या बताया था, रेस फ्री। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है 5 गो स्थायी सदस्य और 10 गो अस्थायी बनते हैं, जिसमें रसिया, उसके बाद अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और फ्री से फ्रांस, ये 5 क्या बनते हैं, स्थायी सदस्य बनते हैं, और 10 गो अस्थायी बनते हैं। अस्थायी जो है हर एक कितने साल के लिए बनते हैं, 2 साल के लिए बनाया जाता है, हर एक 2 साल के लिए बनाया जाता है अस्थायी को, याद रखिएगा। यहाँ पूरा लिखा हुआ है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, और 10 जो होता है अस्थायी होता है, जिनको 2 वर्षों के लिए क्या किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, भारत अभी अस्थायी सदस्य बनता है ना। अब यहाँ लिखा है इनके सदस्यों की संख्या जो है 54 है। आगे जी, और ये लिखा है कुल जो है 15 न्यायाधीश से। इंटरनेशनल कोर्ट की बात की जा रही है। सबसे पहले इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हेग में, नीदरलैंड में किया गया था। ये भी इतिहास में है, ये चीज़ें इतिहास में आएगी, डिटेल से पढ़ाया जाएगा। यहाँ आइए, आ गया जी। अब अभ्यास के प्रश्न, अब फाइनली आया अभ्यास। इसको चलो 5 मिनट इसको कंप्लीट करो जल्दी से। लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन से कथन सही नहीं है, यहाँ लिखा है घ नंबर, लोकतंत्र में चुने गए नेताओं को ही देश का शासन का अधिकार होता है। तो लोकतंत्र में चुने हुए नेताओं का ही देश पर शासन का अधिकार होता है, उन्हीं का होता है अधिकार, नेता का ही अधिकार होता है देश पर शासन करने का, जनता का अधिकार होता है, जब चाहे उस नेता को हटाया जा सकता है। तो ये नंबर क्या कर रहा है, कथन जो है सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अगला, इनमें से कौन किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिलती है, तो क्या सैनिक के तख्तापलट से लोकतंत्र का विस्तार होगा, नहीं होगा। किससे, लोगों के संघर्ष से। किसे होगा, लोगों के संघर्ष से। आगे लिखिए, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये है फ्रांस में 1789 में क्रांति में लोकतांत्रिक शासन की नींव डाली। ये जो है कौन सी कथन पूछ रहा है, क्या है, सही है। कौन सा कथन है, सही है। तो फ्रांस में क्रांति कब हुआ था, 1789 में न हुआ था, 14 जुलाई 1789। लुईस सोलहवां को हटा दिया गया और लोकतंत्र की व्यवस्था पर वहाँ नींव डाली गई। ठीक है, यहाँ लिखा है कि ब्रिटेन में 1600 गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ, मजबूत हुआ ना जी, तो ये गलत लिखा, मतलब सही ढूंढ रहा था तो यही सही हो जाएगा। अगला जी, ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है 4 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक का चुनाव करते हुए इस वाक्य को पूरा कीजिए। तो वाक्य को पूरा कीजिए, क्या लिखा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लोकतंत्र की जरूरत ताकि क्या हो गया, दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो सके, यही ना होगा, कि अमीर देश का बढ़ाया जैसे अमीरों को, ऐसा नहीं ना होगा। अगला जी, यहाँ मिलान करने दिया हुआ है। ठीक है, लिच्छवी किससे मिलान होगा, लिच्छवी जो मिलान होगा कि प्राचीन भारत का सबसे लोकतांत्रिक पहले बार यही हुआ था लागू। दूसरा, नेपाल किसे होगा, राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। पाकिस्तान क्या है, सैनिक तानाशाही था। घाना क्या, ब्रिटेन अपने वैश्विक शासन से आज़ादी मिला, कब मिला, अच्छे से बता। तो घाना कब आज़ाद हुआ, अभी जस्ट पता है। ब्रिटेन कब उसको आज़ाद किया, 1957 में। हमको लगा इतना नहीं याद है ना। चलो ये क्वेश्चन आंसर इसको देख लीजिएगा। और इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्या होगा, MCQ आएगा। ठीक है, MCQ जो है आप सभी को, इससे रिलेटेड MCQ लगभग जो है MCQ जो है 40 से 50 MCQ है ना, MCQ रहेगा आप सभी को। ऑब्जेक्टिव रहेगा इसी चैप्टर का, यानी चैप्टर 1 का आप सभी को मैं करा दूंगा डिटेल से। उस MCQ को जरूर देखिएगा, उससे क्या होगा कि चैप्टर और चैप्टर का MCQ दोनों ही डिटेल से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्लास दिख रहा है आप सभी को है ना, आज जो है आप लोग इतिहास भी क्लास मिल जाएगा, है ना। कोशिश करूंगा कि आज क्लास इतिहास का भी डाल दूँ, और ये क्लास कैसा रहेगा आप लोगों को बता देंगे। थोड़ी सी चीज़ें और भी व्यवस्थित करना है ना,
1-2 दिन में जो है ना क्लास और भी बेहतर आने लगेगा, क्योंकि कुछ काम बाकी है लेकिन काफ़ी लेट हो रहा था, इसीलिए मैं चाहता था कि क्लास को कंटिन्यू कर दिया जाए, कंटिन्यू से शुरू कर दिया जाए, है ना। 1-2 दिन में हमको लग रहा है कि क्लास इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप भी देखेंगे तो ताजुब हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि क्लास कैसा रहा, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। चीज़ें में सुधारा जाएगा, जैसे कि कुछ बैकग्राउंड नॉइस आपको सुनाई दे रहा होगा, उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, वो सुधर जाएगा। और दूसरा क्या, लाइटिंग वगैरह का आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा प्रॉब्लम, ठीक है, वो भी सुधर जाएगा 1-2 दिन में, वो भी क्लियर हो जाएगा। मैं चीज़ें उसको कंप्लीट करा रहा हूँ। और भी इससे संबंधित अगर पढ़ाने की कोई भी प्रॉब्लम दिख रहा होगा या पढ़ाने में कोई चीज़ें दिक्कत लग रही होगी कि ये चीज़ें नहीं समझ आया, तो बताइएगा। अगेन मैं दोबारा समझाऊंगा, डिटेल समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो जो है बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लास्ट में MCQ देखना ना भूलेंगे। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि एप्लीकेशन के बारे में, ऐप के बारे में, ठीक है। तो हुआ क्या है एक्चुअली में कि मैंने ऐप बनाने के लिए दिया था, 4-5 दिन हो गया है, 1-2 दिन और लग रहा है। मुझे पता नहीं था कि इसमें 1 हफ्ते का भी समय लग जाता है, ठीक है। ये मुझे आइडिया नहीं था, मुझे लगा था कि 1-2 दिन काफ़ी है बनने के लिए, एप्लीकेशन बन जाएगा। आप सभी जानते होंगे कि पिछला जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वो पटना में था और बहुत सारे लोगों से मिला था, कभी बताऊँगा डिटेल से, ठीक है। तो ऐप के बारे में जो है मैं आप लोगों को बहुत जल्द ही सूचना देने वाला हूँ कि कौन सा ऐप आने वाला है, कैसे आएगा। उसमें जो है आप लोग का बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC TRE वाला भी, BPSC PT के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए प्रॉपर क्लास आएंगे, प्रॉपर लोग भी आएंगे, अलग अलग टीम भी आएगा। और आप सभी मेरा वीडियो भी देखे होंगे, है ना, वीडियो भी देखे होंगे कि मैंने किसी दूसरे चैनल पर आप लोग देखे होंगे, वहाँ से मैंने पढ़ाया हुआ था, बहुत सारे लोग जानते हैं डिटेल से, ठीक है। तो कोई भी कमी होगी वो चीज़ें दूर कर देंगे 1-2 दिन में। तब तक यूट्यूब में मैं चाहता था कि क्लास कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अब ज़्यादा गैप हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो है, अब लोगों को कमेंट भी आने लगता है, मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। बस वो फ्री नहीं था इसलिए नहीं कर रहा था, इसके लिए वेट कर रहा था। आप सभी के सपोर्ट से ये चीज़ मेरा आ गया, अब बाकी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। हर एक सब्जेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटी आया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी तो एक चैप्टर कराया हूँ, हिस्ट्री भी करा दूंगा। और उसी तरह हर एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैं डिटेल से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। साइंस भी इवन शुरू होगा, साइंस भी 6 क्लास से शुरू होगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। फिर किसी दूसरी क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।